दिनों से सोशल मीडिया पे एक एक अफवाह उड़ रही है कि कि एसआई मेल और फीमेल का जो पेपर हुआ था उसमें धांधली हुई है या उसमें एचएसएससी की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा 26 सितंबर को मेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था और वो गलती से गुड़गांव के 3 सेंटरों में कोई दूसरा सेट खुल गया था। हमने बच्चों को ऑप्शन दिया 13 अक्टूबर को पंचकूला में आइए। अगर कोई ये सोचता है कि मेरा क्वेश्चन मेरे पास सेट गलत खुल गया था और वो डिफिकल्ट था दूसरे सेट से जो हरियाणा में हुआ पेपर, तो 13 तारीख को हमने 580 बच्चे बुलाए, जिनमें से 350 बच्चों ने 350 बच्चे परीक्षा में बैठे और बाकी ने ये मान लिया कि जो हमने सेट पहले दिया था हमारा वही मान लिया जाए। तो ये बीच में अफवाह उड़ी कि एचएसएससी ने तो जो अपने चहेते थे, सिफारशी थे, उनको 13 तारीख को बिठाया और उसमें 150 बच्चे पास हो गए। मगर हम जब हमने इंटरनल अपना रिजल्ट देखा तो ये बात बिल्कुल अफवाह साबित हुई और ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हुई और ये जो लोग असफल हो गए थे या कुछ कोचिंग सेंटर वाले या कुछ यूट्यूबर्स अपने लाइक्स बनाने के लिए ये कोई अफवाहें फैला रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी पब्लिक सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ कि जो हमारा 13 अक्टूबर को पेपर हुआ उसमें हमारे सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से अधिक अंक हैं। और जो 26 तारीख को पेपर हुआ था पूरे हरियाणा में, जिसको हम मेन पेपर कह सकते हैं, उसमें 60 से अधिक अंक वाले कैंडिडेटों की संख्या वो 750 है। अगर इसको परसेंटेज में भी बांटे तो दोनों का प्रतिशत भी लगभग बराबर आता है, 3.5 से 4.5%। तो ये जो अफवाह थी ये बिल्कुल निराधार है और जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार लगा रहे हैं, अपने लाइक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जो असफल कैंडिडेट हैं वो ही मांग कर रहे हैं कि सारा पेपर रद्द करके दोबारा किया जाए। आपके द्वारा जब से आप यहाँ अपने कार्यभार संभाला, पारदर्शिता रखने की कोशिश पूरी की जा रही है। जब आपने एक परीक्षा में कोई शिकायत बोली दोबारा कर दी, तो ऐसी स्थिति में सीधे रूप से आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, हमने पारदर्शिता और योग्यता का पूरी तरह से हम इस संकल्प को दोहरा भी रहे हैं और इसको हम करेंगे भी। ये साहब ये रिजल्ट जब आएंगे तब हमारा पता लगेगा कि पारदर्शिता से हुआ है या भेदभाव से हुआ है या गड़बड़ हुआ। एक बार रिजल्ट तो आने दीजिए और सिलेक्टेड कैंडिडेट के जाके पूछिए कि आपकी कोई सिफारिश की क्या या आपने कोई जुगाड़ किया था क्या। इसी के साथ साथ एक धारणा और बनाई जा रही थी कि बच्चों के ऑब्जेक्शन के बिना इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, कि ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया। ऐसा नहीं है। मैं सभी कैंडिडेट को बड़े नरम उससे बताना चाहता हूँ कि जो हमारा 26 अक्टूबर को 26 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें हमने 7 ऑब्जेक्शनों को मानना है। उदाहरण के तौर पर तरावड़ी और तरोरी हमने दोनों मानने हैं। जो 20 साल से और मेरे से संबंधित क्वेश्चन था उसके मार्क्स हमने सब बच्चों को दिए हैं। जो लकड़ी वाला एक क्वेश्चन था कि जीवाश्म क्या नहीं है, हमारा आंसर जो हमारे एग्जामिनर ने दिया था वो दिया था प्राकृतिक गैस। पर बच्चों की वो आई कि लकड़ी होती है, तो हमने लकड़ी को मान लिया है। इसी तरह से हमने 7 क्वेश्चनों को मानना है जो 26 सितंबर को हुआ था। और 13 तारीख को जो 13 अक्टूबर को हमारा पेपर हुआ उसमें भी हमने 3 ऑब्जेक्शन को मानना है। हमने ऑब्जेक्शन मानने के बाद अपनी आंसर की रिवाइज करने के बाद ही रिजल्ट दिया है पीएचडी और पीएमटी के लिए। एक पर्सन ये उठता है कि आपने रिवाइज की सार्वजनिक क्यों नहीं की। अगर हम सार्वजनिक करें उसको, कोई बच्चा 1 या आधे नंबर से रहता है वो जाके कोर्ट में खड़ा हो जाता है और कोर्ट जब तक हमारे को गलत या उस बच्चे को सही साबित कर दे इतने दिन में 1 साल लग जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि रिजल्ट डिले हो। हम ये चाहते हैं कि सारे रिजल्ट जो है वो स्पीड से निकले। एक चीज और मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूंगा, बातों में बात निकलती है कि जो ये प्रश्न पत्र बनते हैं, ये प्रश्न पत्रों में आपसे संबंधित सवाल, अनिल विज जो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे संबंधित सवाल, इस तरह के व्यक्तिगत सवालों को क्यों अहमियत दी जाती है? ऐसा है कि कई बार एग्जामिनर से गलती हो जाती है और उसने अपनी गलती भी मानी है और हमने उस एग्जामिनर को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया कि हम अपने एग्रीमेंट में आपसे ये कहा था कि कोई भी क्वेश्चन आप व्यक्तिगत
जाति और धर्म से संबंधित नहीं पूछेंगे। जो क्वेश्चन बेहुदा लगे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उसके बाद भी उसने पूछ लिया, हमने उसको दुरुस्त किया है और उस एग्जामिनर को हमने ब्लैक लिस्ट किया है। इसमें जो आप कहने की भावना है तो हम प्रूफ रीडिंग तो करते नहीं कि एग्जाम क्या आएगा। फिर भी हमने एक एक्सपर्ट की वो बनाई है टीम अब कि वो प्रश्न पत्र तो नहीं देखे पर वो उसका पर्सन बैंक जरूर देखे जहां से वो पर्सन उठाएगा। ये नहीं बताए कि शीट में ये क्वेश्चन है, ये है, इतने हैं। अगर उसने 50,000 क्वेश्चन है तो हम उन 50,000 क्वेश्चनों को रीड करेंगे, ना कि पेपर को। अगर उन 50,000 क्वेश्चन में कोई आपत्तिजनक हमारे को लगता है तो हम उसको कहेंगे इसको हटा दो आप। कदरी, जिस प्रकार से ये SI की परीक्षाएं हैं, पुरुष व महिलाओं में कितने यहाँ वैकेंसीज थी और कितने पार्टिसिपेंट रहे? जो मेल इंस्पेक्टर थे पुलिस के, उसमें 1,58,000 लोगों ने अप्लाई किया था और वो 1,07,000 के करीब उन्होंने परीक्षा दी है। इसी तरह जो फीमेल SI था उसमें लगभग 56,000 जो हमारी बेटियां बहनें हैं उन्होंने अप्लाई किया था और लगभग 42,000 कैंडिडेट जो है वो परीक्षा देने आए हैं। ये जो मेल की पोस्ट है, जो पद हैं वो 400 हैं और जो फीमेल की है, जो महिलाओं की है, वो 65 पोस्ट हैं। आपसे एक जानकारी और लेनी चाहूंगा, क्योंकि YouTube और सोशल मीडिया जहां एक तरफ लाभप्रद है वहां नुकसानदायक तो है ही है। जैसा कि आपने अभी बताया, लाभप्रद इस नाते है कि कुछ बच्चे क्वेरीज खड़ी करते हैं। वो क्वेरीज आपसे पूछनी चाहूंगा जो सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपके बहुत लंबा समय होता जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट आपने की हुई है SSIDC के सहायक प्रबंधक की इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसके अलावा इलेक्शन नायब तहसीलदार है, इलेक्शन कानूगो है। ये परीक्षाएं आखिर कब ली जाएंगी? ये बच्चों का इंतजार कब खत्म होगा? देखिए धरनी जी, जब से हमारा आयोग बना है हमने लगभग 65 कैटेगरी के एग्जाम लिए हैं, 65 कैटेगरी के। और हमारी कोई भी संडे और सैटरडे ऐसा नहीं है जिस दिन हम परीक्षा ना लेते हों किसी ना किसी पद के लिए। तो अब भी हमारा 14 नवंबर का एग्जाम है और 14 के बाद हमारा 17, 18, 19 दिसंबर को है। तो ऐसा कोई छुट्टी नहीं है जिसमें हम परीक्षा ना ले रहे हों। हम सिर्फ उस दिन को टालते हैं जिसमें हमारा HPSC के साथ, UPSC के साथ या SSC के साथ कोई क्लैश हो डेट्स में। जैसे अब 13 तारीख को हमने अपना कैंसिल किया क्योंकि जुडिशरी का पेपर हो रहा है उस दिन। तो हमने सारा शेड्यूल दिसंबर तक का बना दिया। 31 जिन पोस्टों का आपने जिक्र किया है ये हम जनवरी फरवरी में परीक्षाएं लेनी शुरू कर देंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि फरवरी अंत तक जो भी विज्ञापित पद हैं उन सब की परीक्षा ले चुके होंगे। 31 मार्च 2022 तक कितनी भर्तियां आप कर देंगे आज की डेट से? जो हमने संकल्प लिया है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई केस कोर्ट में नहीं जाता या कोई बड़ी कोई वो ना आए, तो हमारा टारगेट है कि हम 25,000 पदों को भरने जा रहे हैं 31 मार्च 2022 तक। इसके अलावा अगर बात की जाए, हाल ही में CM साहब ने नॉर्मलाइजेशन एक शब्द कहा है। आम भाषा में, सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए, विद्यार्थियों को समझाने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन की व्याख्या कैसे करेंगे? ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन एक फार्मूला है और वो सॉफ्टवेयर में फिट होता है। उसमें परसेंटेज निकाली जाती है। जहाँ तक की अफवाह उड़ती है कि उस बच्चे के नंबर कम कर दिए, उसके ज्यादा कर दिए, नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को किसी को फायदा तो जरूर होता होगा मगर किसी को नुकसान नहीं होता। डिफाइंड सिलेबस की बात सबसे अहम बात है ये इसका, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे मतलब हजारों बच्चे हैं जो इस बात के क्वेश्चन उठा रहे हैं और आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि एक अगर कहा जाए कि डिफाइंड सिलेबस अगर हरियाणा में जैसे और पैटर्न है, आप केंद्र की कोई परीक्षा उठा लीजिए उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि उसी परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन आने हैं ऑलमोस्ट जो सिलेबस दिया गया उसी में से लिए जाते हैं। लेकिन हरियाणा में ये क्यों नहीं है? बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो वाजिब है और ये कैंडिडेट्स की भी मांग है, जनता की भी मांग है। पर हमारी मजबूरी ये है, कई बार बच्चे भी कमेंट करके कहते हैं कि HSSC में क्या अनपढ़ लोग लगे हुए हैं। हम आपको और उनको ये बताना चाहते हैं कि हम जो क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है वो उस डिपार्टमेंट की फॉलो करते हैं जिस डिपार्टमेंट की वो भर्ती होती है। और सभी डिपार्टमेंट का सिलेबस जो है ना वो आज तक हरियाणा में अलग अलग है।
पुलिस के अलग रूल्स हैं, बिजली बोर्ड के अलग रूल्स हैं, एजुकेशन के अलग रूल हैं। तो इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है कि आप जितने भी हरियाणा में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, कमीशन, अथॉरिटी हैं, उनको सबको लेटर लिखें कि आप सब अपने सर्विस रूल में चेंज करें, जो चेंज करने की जरूरत है। और लगभग 75% जो सिलेबस है वो तो कम से कम एक जैसा करें। 25% आप अपना कर लें, जैसे कोई रिलेवेंट सब्जेक्ट है, एजुकेशन वाले कहेंगे कि केमिस्ट्री का ये है, फिजिक्स का ये है, संस्कृत का ये है, बिजली बोर्ड का कहेगा ALM का ये है, JEE का ये है। वो जो टेक्निकल जो है सिलेबस या रिलेवेंट सब्जेक्ट का है वो 25% हो, और 75% जो सिलेबस है वो सब डिपार्टमेंट्स का एक जैसा हो। और बच्चों को हम डिस्प्ले करके ये बताएं कि हमारा सिलेबस और ये पैटर्न एक है। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा है। खदरी साहब, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी, आपने 8 या 9 MA की हुई है। हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा सुशिक्षित लोगों में आप का नाम शुमार है। हरियाणा के बच्चे आपसे बहुत उम्मीदें लगाकर देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सुशिक्षित व्यक्ति इस पद पर आपके बराबर की एजुकेशन का अभी तक इस पद पर नहीं बैठे हैं। सारे योग्य थे, मैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन हरियाणा का जनरल नॉलेज, हरियाणा का अगर पूछा जाए कि सामान्य ज्ञान, हरियाणा का जैसे आप हिमाचल देखिए ना जी, 50% या 40% क्राइटेरिया है। राजस्थान में देखिए 30-40% क्राइटेरिया है। पंजाब में देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने स्टेट के। तो हमारी स्टेट में ये क्यों नहीं लागू? देखिए ऐसा है, ये सिर्फ पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है उसमें लागू नहीं है कि हरियाणा के 25% पूछे जाएंगे। बाकी सभी परीक्षाओं में हरियाणा से संबंधित 25 क्वेश्चन या 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों की एक समस्या का कि ये क्वेश्चन हमें यूट्यूब और फेसबुक जो पंजाब केसरी देखते हैं वो लगातार क्वेश्चन उठाते हैं, इसलिए बात होती है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका MOU साइन हुआ या नहीं हुआ? इसी हफ्ते में हमारा जो है NTA के साथ MOU हो जाएगा, और हम उनको वर्क ऑर्डर भी दे देंगे। वर्क ऑर्डर और MOU जो एग्रीमेंट है होने के बाद NTA हमारे को ये बताएगा कि हम परीक्षाएं कब कराने जा रहे हैं। दिसंबर में कराएंगे, जनवरी में कराएंगे, फरवरी में कराएंगे। ये एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं, इसी हफ्ते